सिविलियंस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग गरीबी एवं बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे, टॉपिक को ख़त्म करेंगे। पहला प्रश्न है हम लोग का, गरीबी से क्या अभिप्राय है? गरीबों के कारण, गरीबी के कारण, प्रकार एवं उसके मापन विधि का उल्लेख करें। यानी कि गरीबी को बताना पहले क्या होता है गरीबी, गरीबी के क्या कारण होते हैं, गरीबी के कितने प्रकार हैं और इसको मेजर करने का क्या क्या मेथड है, उसके बारे में हम लोग को इस क्वेश्चन में चर्चा करना है। तो गरीबी क्या हो गया या फिर निर्धनता क्या हो गया? तो गरीबी या निर्धनता से अभिप्राय है जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने की अयोग्यता। यानी कि हम लोग को ज़िंदगी जीने के लिए, जीवन जीने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनको हम लोग प्राप्त करने के योग्य नहीं होते हैं, तो वही स्थिति गरीबी कहलाती है। जैसे कि जीवन जीने के लिए आवश्यक क्या, भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, मकान हो गया, शिक्षा हो गया और स्वास्थ्य सही होना चाहिए। तो स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताएं ये सभी शामिल होती है। तो अगर इन सभी चीज़ों का हमारी ज़िंदगी में अभाव है तो सिंपल सा है क्या, हम गरीबी से जूझ रहे हैं। तो यही सब क्या हो जाएगा, न्यूनतम उपभोग वाली वस्तुएं हो जाएगी, भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताएं। गरीबी मूलतः वंचन से संबंधित है। यदि समाज का एक बड़ा हिस्सा वंचना या निर्धनता से पीड़ित है तथा जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में आर्थिक समृद्धि अर्थहीन हो जाती है। तो हम लोग पहला चैप्टर में ही आर्थिक समृद्धि के बारे में पढ़े थे। तो अगर हमारे देश में आर्थिक समृद्धि हो रहा है, जीडीपी में ग्रो हो रहा है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप लोगों के पास भोजन नहीं पहुंच रहा, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, शिक्षा नहीं है, या फिर उनके स्वास्थ्य को सही रखने के लिए उनके पास न्यूनतम आवश्यकताएं जो होनी चाहिए वो नहीं है, तो ऐसी स्थिति में देश में जो आर्थिक समृद्धि हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो गरीबी क्या हो गया, जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम उपभोग की आवश्यकता होती है उनको प्राप्त करने के अयोग्य होना ही गरीबी कहलाता है। अब गरीबी के प्रकार, तो गरीबी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सापेक्षिक गरीबी और एक निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी मतलब क्या, हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमसे दूसरा वाला व्यक्ति जो होगा वो ज़्यादा अमीर होगा। यानी कि सापेक्ष गरीबी में तुलनात्मक रूप में देखा जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति अपने आप को इसलिए गरीब समझता है क्योंकि दूसरा व्यक्ति उससे ज़्यादा धनवान हो जाता है। जैसे कि अगर हम अंबानी से बात करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। तो यही स्थिति कहलाती है सापेक्ष गरीबी की। जबकि निरपेक्ष गरीबी में क्या होता है कि कुछ बुनियादी आवश्यकताएं अगर उनकी कमी होती है तो फिर वह स्थिति निरपेक्ष गरीबी की कहलाती है। जैसे कि बुनियादी आवश्यकता में भोजन हो गया, सुरक्षित पेयजल हो गया, स्वच्छता सुविधाएं हो गया, स्वास्थ्य एवं शिक्षा हो गया। अगर इन सभी चीज़ों का अभाव अगर पाया जाता है तो फिर वह स्थिति निरपेक्ष गरीबी की कहलाती है। तो सापेक्ष गरीबी में हम लोग तुलनात्मक रूप से देखते हैं कि तो कोई दूसरा व्यक्ति हमसे ज़्यादा अमीर है तो वैसी स्थिति में हम गरीब फील करते हैं और वह स्थिति सापेक्ष गरीबी कहलाती है। निरपेक्ष गरीबी में क्या हो जाएगा, कुछ बुनियादी आवश्यकताएं जैसे कि भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधा, शिक्षा, इन सभी का अगर अभाव पाया जाता है तो फिर वह स्थिति निरपेक्ष गरीबी कहलाता है। अब है गरीबी या फिर निर्धनता के क्या क्या कारण होते हैं उसको देखते हैं हम लोग। तो निर्धनता का सबसे प्रमुख कारण तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या है, जो सकल घरेलू उत्पाद में होने वाली वृद्धि को निष्प्रभावी कर देती है। अधिक जनसंख्या निर्भरता भार को बढ़ा देता है, जिससे समय के साथ साथ निर्धनता और अधिक हो जाती है। यानी कि गरीबी या फिर निर्धनता का सबसे प्रमुख कारण जो हो जाता है वो तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या हो जाती है। इससे क्या होता है कि सामान्यतः किसी भी घर में एक व्यक्ति, चूँकि पुरुष प्रधान देश है, पितृसत्तात्मक समाज है, तो ऐसी स्थिति में एक परिवार में सामान्यतः एक ही पुरुष जो होते हुए कार्य करते हैं। बाकी उनके जितने बच्चे हो गए या फिर उनके जो वाइफ होते हैं वे कहीं ना कहीं उन्हीं पर निर्भर होते हैं। प्लस इनके पास एजुकेशन नहीं होता, जिसकी वजह से इनके बच्चों की संख्या भी दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, लेकिन उनका आय का स्रोत जो होता है वो नहीं बढ़ता है। परिणाम क्या होता है कि वे शुरू से ही गरीबी की चपेट में रहते हैं और गरीबी झेलते रहते हैं। फिर भारत की कुल राष्ट्र आय जनसंख्या की तुलना में काफ़ी कम है, इस कारण भी यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम रही है। यानी कि देश का आय ही क्या है, कम है। परिणाम क्या होता है, राष्ट्र आय और भी कम हो जाता है।
और एक चीज़ क्या होता है, हम लोग जो राष्ट्र आय निकालते हैं उससे पता लगता है कि ठीक ठाक हम लोग के पास इनकम आ जाता है, लेकिन कायदे से ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग टोटल देश के आय को डिवाइड कर देते हैं कुल जनसंख्या से, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत का बहुत बड़ा धन कुछ ही व्यक्ति के पास सीमित है, जबकि बहुत बड़ा आबादी कुछ ही परसेंटेज में बहुत बड़ी आबादी के पास कुछ ही परसेंटेज में धन बटा हुआ है। जैसे कि 90% आबादी के पास कायदे से 90% धन होना चाहिए था, लेकिन 90% आबादी के पास मात्र 10% धन ही है, और 10% आबादी के पास 90% धन है। तो ये है भारत की स्थिति। तो भारत में प्रति व्यक्ति आय भी क्या है, निम्न है, जिसकी वजह से भी गरीबी देखने को मिलता है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आर्थिक समृद्धि की दर एवं प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर बहुत कम रही। यह भी भारत में निर्धनता का एक मुख्य कारण रहा है। भारत में चिरकालिक बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार की समस्या पाई जाती है। तो चिरकालिक बेरोजगारी मतलब क्या हो गया कि कोई व्यक्ति 12 महीना या फिर उससे ज़्यादा समय से बेरोजगार है, तो वही स्थिति चिरकालिक बेरोजगारी, या फिर अल्प रोजगार, तो ऐसी समस्या भी भारत में पाई जाती है। उसके बाद क्या है कि कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी, शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार की समस्या पाई जाती है, और बेरोजगारी की समस्या निर्धनता का प्रमुख कारण है। यानी कि अभी ये सब हम लोग प्रकार पढ़ेंगे अभी बेरोजगारी के प्रकार। तो गरीबी का एक प्रमुख कारण बेरोजगारी भी हो जाता है, क्योंकि लोगों के पास काम ही नहीं है। अगर काम नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं रह जाता है, और वे कहीं ना कहीं दिन ब दिन और भी अधिक गरीब होते चले जाते हैं। आगे है पूंजी आर्थिक विकास का एक मुख्य तत्व है। भारत में पूंजी का स्टॉक तथा पूंजी निर्माण की दर अभी भी निम्न है, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं ये क्या बेरोजगार है। मैक्सिमम आबादी या तो शिक्षित बेरोजगारी से ग्रसित है, या तो प्रच्छन्न बेरोजगारी से ग्रसित हैं, चिरकालिक बेरोजगारी से ग्रसित हैं। तो अगर वे बेरोजगार हैं तो जायज़ सी बात है कि उनके पास आय नहीं होगा, और अगर आय नहीं होगा तो उनके पास पूंजी निर्माण की दर अत्यधिक निम्न होगी, अन्यथा नहीं होगी। और अगर पूंजी नहीं है तो फिर उनका आर्थिक विकास भी बहुत हद तक रुक जाता है। पूंजी का अभाव निम्न उत्पादन क्षमता को दर्शाता है, और पूंजी नहीं है, सिंपल सा बात है कि पैसा उनके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं? क्योंकि उत्पादन क्षमता में कमी होगी। निम्न उत्पादन क्षमता के कारण रोजगार का स्तर निम्न हो जाता है, और रोजगार के निम्न स्तर से निर्धनता का उच्च स्तर हो जाता है। यानी कि रोजगार जितना कम, निर्धनता उतना ज़्यादा। यानी कि रोजगार और निर्धनता जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कार्य करता है। अब भारत में आज भी योग्य एवं कुशल उद्यमकर्ताओं का अभाव है। नागरिकों में उद्यमशीलता एवं कौशल का अभाव उन्हें स्वरोजगार के लिए हतोत्साहित करता है, क्योंकि यहाँ के जो युवा होते हैं इनके पास स्किल जो होता है वो बहुत कम होता है। अगर स्किल होता है तो उनके पास पूंजी का अभाव होता है, जिसकी वजह से उनमें उद्यमशीलता की कमी देखने को मिलती है। तो अगर उद्यमशीलता नहीं है, मतलब कि अगर किसी भी नए व्यवसाय को शुरू करना, वो उनका प्रबंधन करना या फिर उनको बढ़ाने जैसी क्षमता अगर युवाओं के पास नहीं है, तो जायज़ सी बात है वे किसी प्रकार के स्वरोजगार के क्षेत्र खुद से उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं फिर से वे बेरोजगारी के जाल में फंसे ही रहेंगे। आगे हमारे देश में आज भी बहुत सी सामाजिक कुरीतियाँ एवं रूढ़ियाँ विद्यमान है, और ये सब कमियाँ हमारी अर्थव्यवस्था में गत्यात्मक परिवर्तनों में बाधा उत्पन्न करती है। जैसे आज भी गांव साइड में क्या है कि हमारे घर की बहुएं काम नहीं करेगी, हमारे घर की बेटियां काम नहीं करेगी, ऐसा मानसिकता अभी भी है। तो कहीं ना कहीं इन सभी रूढ़िवादी परंपरा की वजह से भी बहुत सारे घरों की आर्थिक स्थिति खराब ही रह जाती है। फिर आर्थिक आधारिक संरचना के प्रमुख घटक जैसे ऊर्जा, यातायात एवं संचार, और सामाजिक आधारिक संरचना के प्रमुख घटक जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि आवश्यकताओं की तुलना में बहुत न्यून या फिर अपूर्ण है। फिर भारत में बेरोजगारी की समस्या भी निर्धनता को बढ़ावा देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो चूंकि बेरोजगार हैं तो जाहिर सी बात है निर्धन भी होंगे, और बेरोजगारी और निर्धनता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कार्य कर रहे हैं। भारत में आय का असमान वितरण पाया जाता है, और इससे धन के संकेंद्रण को बढ़ावा मिलता है। तो जो बताए थे यहाँ पे कि 90% और 10% वाला, तो वही लाइन यहाँ पे लिखा गया है कि आय का असमान वितरण पाया जाता है। यानी कि कायदे से होना चाहिए था 90% आबादी के पास 90% धन, लेकिन है क्या 90% आबादी के पास भारत का 10% धन, और 10% आबादी के पास भारत का 90% धन। तो यही क्या है, आय का असमान वितरण को दिखा रहा है, जिससे कि आय का संकेंद्रण भी बढ़ता है। तो यही सारे कुछ कुछ कारण हैं जिसकी वजह से गरीबी या फिर निर्धनता देखने को मिलता है। अब आते हैं हम लोग गरीबी को मापने का क्या क्या तरीका है। तो सबसे पहला लॉरेंज वक्र।
लॉरेंज वक्र को 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया। ये आपको डेट याद रखना है कि लॉरेंज वक्र को 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया है और गिनी गुणांक को 1912 में विकसित किया गया था। तो लॉरेंज वक्र 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया। लॉरेंज वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात करते हैं। ये ध्यान रखना है कि लॉरेंज वक्र जो है आय की विषमता को ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। लॉरेंज वक्र 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया था, जिसका उपयोग किसी भी देश के लोगों के बीच आय की असमानता को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। लॉरेंज वक्र का प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे होते हैं। यदि समाज के 10% लोगों के पास कुल आय का 10%, 20% लोगों के पास कुल आय का 20% हो एवं इसी अनुपात में आगे भी बढ़ रहा हो, तो इन्हें प्रदर्शित करने वाली रेखा 45 डिग्री रेखा होगी और इसे हम पूर्ण समता रेखा या निरपेक्ष समता रेखा भी कहते हैं। लॉरेंज वक्र जितना ही निरपेक्ष समता रेखा के पास होगा, आय की विषमता उतनी ही कम होगी। तो इसको हम लोग ग्राफ से समझते हैं और आपको भी अपने नोट्स में इस ग्राफ को बनाना है। एग्जाम में अगर आता है तो ये ग्राफ आपको वहाँ पे छापना ही छापना है। तो ये जो एक्स एक्सिस है ये हम लोग का जनसंख्या को बताएगा और ये हम लोग का वाई एक्सिस जो है ये हम लोग का इनकम को बताएगा, आय को बताएगा। तो कायदे से अगर ये 10% जनसंख्या है तो 10% आय 10% जनसंख्या के पास होना चाहिए। अगर ये 20% जनसंख्या है तो 20% आय 20% जनसंख्या के पास होना चाहिए, ऐसा बनेगा। फिर 30% आय है तो 30% जनसंख्या के पास होना चाहिए। यानी कि अगर हम इस पॉइंट्स को मिला दें तो यहाँ से एक लाइन मिलेगा और ये लाइन जो होगा ये हम लोग का 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यही 45 डिग्री का जो एंगल से जो लाइन निकल रहा है हम लोग का, यही लाइन कहलाता है लाइन ऑफ इक्वलिटी, या फिर इसी को निरपेक्ष समता रेखा भी कह सकते हैं। लाइन ऑफ इक्वलिटी या फिर निरपेक्ष समता रेखा। यानी कि ये हो गया आइडियल वाला स्थिति हो गया कि 10% आबादी है तो 10% आबादी के पास 10% आय होगा। 20% आबादी है भारत में तो 20% आबादी के पास 20% आय होगा। 30% आबादी है तो 30% आबादी के पास 30% आय होगा और उसी प्रकार से 40% आबादी है तो 40% आबादी के पास 40% आय होगा। अब इसी ग्राफ को यहाँ पे लेते हैं। ये हो गया हम लोग का लाइन ऑफ इक्वलिटी, लाइन ऑफ इक्वलिटी, और ये हो गया हम लोग का लॉरेंज वक्र हो गया। तो लॉरेंज वक्र ये जो है लॉरेंज वक्र जितना ज़्यादा एक्स एक्सिस की ओर होगा, यानी कि इस साइड जितना और होगा उतना ज़्यादा आय का असमानता ज़्यादा होगा, और लॉरेंज वक्र जितना ज़्यादा लाइन ऑफ इक्वलिटी के इधर होगा इस साइड, उतना ज़्यादा वो आय की समता को बताएगा या फिर आय की समता जो होगी वो उतनी अधिक होगी, और वह स्थिति यह स्थिति आय की विषमता उतनी ज़्यादा होगी। तो यही है हम लोग का लॉरेंज वक्र, जो कि जनसंख्या और आय के बीच में एक सीधा लाइन आता है, जिसको हम लोग लाइन ऑफ इक्वलिटी या फिर निरपेक्ष समता रेखा बोलते हैं। और लॉरेंज वक्र जितना लाइन ऑफ इक्वलिटी के पास होगा आय की समता उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं आय की विषमता उतनी कम होगी। और लाइन ऑफ इक्वलिटी के जितने दूर होगा लॉरेंज वक्र, आय की विषमता उतनी ज़्यादा होगी। तो वही सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आता है हम लोग का गिनी गुणांक आता है। तो लॉरेंज वक्र 1905 में, गिनी गुणांक 1912 में। तो गिनी गुणांक को वर्ष 1912 में इटालियन सांख्यिकीविद कोरेडो गिनी ने विकसित किया है। लॉरेंज वक्र मैक्स ओ लॉरेंज ने, जबकि गिनी गुणांक को कोरेडो गिनी ने विकसित किया 1912 में। गिनी गुणांक आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है, जो आय के प्रत्येक युग्म के बीच आय अंतर की माप करती है। यह वास्तविक लॉरेंज वक्र तथा
निरपेक्ष रेखा के बीच का क्षेत्रफल तथा निरपेक्ष समता रेखा के नीचे संपूर्ण क्षेत्र के बीच अनुपात प्रदर्शित करता है। तो लॉरेंज वक्र के द्वारा जो मैथमेटिकल वैल्यू हम लोग को मिलता है, उसी मैथमेटिकल वैल्यू को हम लोग गिनी गुणांक बोलते हैं, गिनी कोफिशिएंट बोलते हैं। और गिनी गुणांक जो है, गिनी कोफिशिएंट जो है, यही आय के वितरण की विषमता का माप का सबसे प्रचलित विधि है। लॉरेंज वक्र का सबसे बड़ा कमी क्या था कि लॉरेंज वक्र केवल यही बताता था कि असमानता बढ़ रहा है या फिर आय की असमानता घट रहा है, लेकिन लॉरेंज वक्र यह नहीं बता पाया था कि असमानता कितना ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर कितना ज़्यादा घट रहा है। तो ऐसी स्थिति में लॉरेंज वक्र की इसी कमी को दूर करने के लिए गिनी गुणांक आया और गिनी गुणांक ने उस कमी को दूर किया। जैसे कि ये हो गया हम लोग का लाइन ऑफ इक्वलिटी, ये हो गया हम लोग का लॉरेंज वक्र, इसको मान लेते ए और ये वाला एरिया हो गया बी हो गया, ये हो गया लाइन ऑफ इक्वलिटी या फिर निरपेक्ष समता रेखा। अब यहाँ पे दो चीज़ है कि एक तो अधिकतम समानता होगा, धन का अधिकतम समानता होगा, और एक अधिकतम असमानता होगा। तो अधिकतम समानता वाली स्थिति क्या है उसको देखते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है हम लोग के पास a बाय ए प्लस बी। तो अधिकतम समानता कब होगा? जब ये जो कर्व है, ये कर्व पूरा इस लाइन पे सट जाएगा, यानी कि ए वाला एरिया पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, तभी हम लोग बोलेंगे कि लगभग अधिकतम समानता की स्थिति में हम लोग आ चुके हैं। क्योंकि जितना लाइन ऑफ इक्वलिटी से दूर होगा कर्व, उतना ज़्यादा असमानता होगा। तो अगर ए वाला ये जो एरिया है, ये अगर पूरा लाइन ऑफ इक्वलिटी में अगर आ जाएगा तो सिंपल से क्या हो जाएगा, अधिकतम समानता की स्थिति को बताएगा। तो ये लाइन जब लाइन ऑफ इक्वलिटी में आएगा तो ए का एरिया क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। तो ए का एरिया पूरा जीरो हो गया, तो जीरो प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो बाय जीरो प्लस बी, यानी कि बी और इक्वल टू जीरो आ गया। यानी कि अधिकतम असमानता की स्थिति में क्या होगा, हम लोग का मैथमेटिकल वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसी प्रकार से एक आएगा अधिकतम असमानता। अधिकतम असमानता, तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला ए बाय ए प्लस बी। तो अधिकतम असमानता कब होगा, अधिकतम असमानता तब होगा जब हम लोग का ये वाला कर्व पूरी तरीके से इधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। यानी कि जब ये कर्व पूरा इधर आके बी वाले एरिया को, ये वाला एरिया बी का है, तो ये वाला एरिया पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा और ए का एरिया पूरा इधर बढ़ जाएगा। यानी कि अधिकतम असमानता वाले केस में बी का एरिया क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो ए बाय ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ए बाय ए यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। यानी कि जब वन आता है तो वह स्थिति अधिकतम असमानता को बताता है, और जब जीरो आता है तो वह स्थिति अधिकतम समानता को बता रहा है। यानी कि एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रहा है क्या, कि गिनी गुणांक का जो वैल्यू होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। और अगर 0 से 1 के बीच में है और जब यह 0 से 1 की ओर बढ़ता है, 0 जब है तो अधिकतम समानता और 1 जब है तो अधिकतम असमानता। तो अगर 0 से 1 की ओर बढ़ता है तो असमानता भी बढ़ेगा, जो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। सेम चीज़ जब 1 से 0 की ओर जाता है तो वैसी स्थिति में हम लोग का जो अधिकतम असमानता है वो क्या होगा, घटेगा। तो यह हम लोग किसी भी देश के लिए एक अच्छा स्थिति मान सकते हैं। तो यही है हम लोग का गिनी गुणांक का ग्राफ। आप लोग इसको नोट्स में लिख लीजिएगा साइड में कहीं भी, ये सारा फॉर्मूला, और ये वैल्यू भी ध्यान रखिएगा कि जब 0 होता है तो अधिकतम समानता बताता है, और जब 1 होता है तो गिनी गुणांक में अधिकतम असमानता वाली स्थिति को दर्शाता है। तो वही वाला यहाँ पे कि गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 के बराबर होगा तथा न्यूनतम मूल्य 0 के बराबर होगा। गिनी गुणांक में यदि 100 से गुना करें तो हमें गिनी सूचकांक प्राप्त कर सकते हैं। तो यही दो तरीका था, एक गिनी गुणांक और एक लॉरेंज वक्र, जिससे हम लोग गरीबी को मेजर करते हैं। इसके अलावा क्या बहुत सारे समिति है जो कि गरीबी को मापने संबंधित प्रावधान किए हैं। तो जैसे कि भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO एक मुख्य संस्था के रूप में कार्य करता है, और भारत में गरीबी को मापने के लिए खर्च अथवा उपभोग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि भारत में गरीबी का निर्धारण कौन करता है, तो NSSO करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल
सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये याद रखना है, ये गरीबी को मेजर करते हैं। और गरीबी को मापने के लिए भारत में खर्च विधि या फिर उपभोग विधि का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग अलग अलग समिति को देखते हैं। तो पहला आता है डॉक्टर वाई के अलग समिति। ये समिति, ये नाम से याद रखने के इन समिति का संबंध किससे है, तो गरीबी मेजर करने से। तो डॉक्टर वाई के अलग समिति ये क्या है, तो भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु 1977 में योजना आयोग द्वारा डॉक्टर वाई के अलग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। तो चूँकि अध्यक्षता कौन कर रहे थे, डॉक्टर वाई के अलग कर रहे थे, इसीलिए इस समिति के नाम डॉक्टर वाई के अलग समिति रख दिया गया, जिसका गठन 1977 में किया गया था। इस कार्यदल द्वारा जनवरी 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, यानी कि 77 में गठन हुआ और 2 साल बाद 79 में इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस कार्यदल ने एक ऐसी गरीबी निर्देशांक तैयार किया जिसने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की संस्तुति की गई। और इस गरीबी निर्देशांक के आधार पर जिन व्यक्तियों का उपभोग व्यय इन कैलोरी की आवश्यकता की पूर्ति से कम होगा वे गरीबी रेखा से नीचे होंगे। यानी कि डॉक्टर वाई के अलग समिति ने क्या कहा अपनी रिपोर्ट में कि ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ पे 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता है। तो इन कैलोरी की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उनका अगर व्यय जो होगा उससे अगर कम होता है, कायदे से मान लेते हैं अगर 2400 कैलोरी की पूर्ति चाहिए तो इसके लिए अगर 100 रुपये की आवश्यकता है तो आपका खर्चा 100 से अगर कम है, मान लेते हैं 90 रुपया जो भी है कम है, और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी चाहिए तो 2100 कैलोरी के लिए जितने भी रुपये होंगे उससे अगर आपकी खर्च जो होगी, व्यय जो होगा वो कम होगा, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को गरीब माना जाएगा। यानी कि कुल मिला के अगर ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी से कम आपको पूर्ति होती है और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से कम पूर्ति होती है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, तो ऐसी स्थिति में आप गरीब कहलाएंगे डॉक्टर वाई के अलग समिति के रिपोर्ट के आधार पर। तो आपको ये याद रखना है कि डॉक्टर वाई के अलग समिति में ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितना मेजर किया गया था, 2400 कैलोरी, और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी। फिर आता है लकड़ावाला समिति। तो योजना आयोग द्वारा देश में निर्धनता को मापने के लिए 1989 में प्रोफेसर DT लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था। 1993 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में इस विशेषज्ञ दल ने प्रत्येक राज्य में ग्रामीण व शहरी निर्धनता के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांकों की बात की है। इस कार्यदल द्वारा 18 राज्यों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग गरीबी रेखा निर्धारित की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा के लिए कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को लिया गया तथा शहरी क्षेत्र के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया गया। यानी कि लकड़ावाला समिति में मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लिए कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया गया, वहीं शहरी क्षेत्र के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार बनाया। यानी कि ये जो समिति था ये मुख्य रूप से उपभोक्ता व्यय के आंकड़ों का इस्तेमाल करके बता रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीब कौन है और शहरी क्षेत्र में गरीब कौन है। जबकि जो हम लोग का डॉक्टर वाई के अलग समिति जो था ये मुख्य रूप से कैलोरी के आधार पर बता रहे थे कि ये गरीब कौन है। अब आता हम लोग का सुरेश तेंदुलकर समिति। तो वर्ष 2005 में योजना आयोग ने सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ कार्यदल का गठन किया। 2009 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी के परंपरागत रूप को छोड़कर गरीबी के बहुआयामी रूप को स्वीकार किया। तो जैसे कि हम लोग का DY अलग समिति, इसका गठन 1977 में किया गया था, इन्होंने अपना रिपोर्ट 1979 में दिया। फिर लकड़ावाला समिति 1989 में गठन किया गया 10 साल बाद, और 1993 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। फिर सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में किया गया और इन्होंने 4 साल बाद 2009 में अपना रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। सुरेश तेंदुलकर समिति ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च ग्रामीण क्षेत्रों में ₹27 और शहरी क्षेत्र में 33 रुपया को अपनाया। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर 27 रुपये से कम खर्च हो रहा है और शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 33 रुपया से कम खर्च हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों को गरीब माना जाएगा। ये सब सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट में बताया गया। इस प्रकार प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 816 ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए 1000 रुपया को गरीबी रेखा माना गया और इससे नीचे जीवन यापन करने वाले को गरीब माना गया। तो सुरेश तेंदुलकर समिति मुख्य रूप से रुपये के आधार पर तय कर रहे हैं कि गरीब है या नहीं है, और DY अलग समिति जो था वो कैलोरी के आधार पर तय कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है या फिर नहीं है। अब आगे है हम लोग का C रंगराजन समिति। तो योजना आयोग ने वर्ष 2012 में C रंगराजन समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और इस समिति के द्वारा 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंपी गई। C रंगराजन समिति के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपया,
जबकि शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपया प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि सी रंगराजन समिति ने क्या बताया कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में पर महीना 972 रुपया प्रति व्यक्ति खर्च करने में सक्षम है, या फिर अगर 972 रुपये से कम खर्च कर रहे हैं और शहरी क्षेत्र में अगर प्रति व्यक्ति मासिक व्यय जो होगा वो 1407 रुपये से कम खर्च कर रहा है, तो फिर वह सभी व्यक्ति गरीबी की कैटेगरी में आ जाएंगे। जबकि सुरेश तेंदुलकर समिति ने प्रति महीना 816 रुपया ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए 1000 रुपया निर्धारित किया था। अब आगे है अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स। तो मार्च 2015 में नीति आयोग द्वारा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया। इसका प्रमुख कार्य भारत में निर्धनता के आकलन हेतु विधि का सुझाव देना था और इस टास्क फोर्स ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में गरीबी से संबंधित निम्नलिखित 2 पहलुओं पर चर्चा किया गया। पहला क्या हो गया कि भारत में गरीबी का निर्धारण अथवा मापन किस प्रकार या किस आधार पर किया जाना चाहिए, और दूसरा भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए क्या क्या रणनीति और क्या क्या कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। तो यही था अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स। फिर दांडेकर रथ फार्मूला। तो इनमें न्यूनतम कैलोरी उपभोग के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया। यानी कि फिर से दांडेकर रथ फार्मूला जो है कैलोरी के आधार पर, डॉक्टर वाई के अलग समिति भी कैलोरी के आधार पर ही गरीबी रेखा का निर्धारण कर रहे थे। इसके अनुसार ग्रामीण व्यक्ति को 2400 कैलोरी तथा शहरी व्यक्ति को 2100 कैलोरी या फिर न्यूनतम उपभोग प्रतिदिन मिलना चाहिए। यानी कि जो डॉक्टर वाई की अलग समिति का था, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी, लगभग सेम है दांडेकर रथ फार्मूला में भी। और वर्ष 2011-12 में निर्भरता रेखा को ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपया, ये निर्धनता होगा, निर्धनता रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपया प्रतिमाह का उपभोग एवं शहरी क्षेत्र में 1000 रुपया प्रतिमाह उपभोग के आधार पर बनाया गया। अब है विश्व बैंक का फॉर्मूला क्या है। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट 2008 के अनुसार $1.90 यानी कि लगभग $2 के आसपास, $2 से कम दैनिक आय अर्जित करने वाले व्यक्ति गरीब है। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रतिदिन लगभग $2 से कम आय अर्जित कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वर्ल्ड बैंक के अनुसार वह व्यक्ति गरीबी की श्रेणी में आता है। 2015 में इस आधार पर भारत में 30% लोग गरीब थे और इस पैमाने के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मानक से नीचे जीवन यापन करने वाली सबसे बड़ी आबादी भारत में रहती है। यानी कि वर्ल्ड बैंक ने क्या कह दिया 2008 में कि जो व्यक्ति $2 यानी कि $1.90 से कम प्रतिदिन अर्जित कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वह गरीब होंगे। तो इस रिपोर्ट के आधार पर भारत में लगभग 2015 में 30% आबादी गरीब थी और ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा गरीब रहने वाली संख्या भारत में ही हो गई थी। तो इन सभी समिति के आधार पर गरीबी को अलग अलग प्रकार से डिसाइड किया गया है। अब आगे है निर्धनता रेखा का निर्धारण। तो व्यवहारिक रूप में निर्धनता रेखा कैलोरी ग्रहण की न्यूनतम वांछनीय पोषण स्तर के रूप में निर्धारित की गई है। यानी कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन या प्रतिमाह इतना कैलोरी डिसाइड कर दिया गया है। भारत में गरीबी का आधार पोषण की स्थिति है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ग्रामीण क्षेत्र में 2435 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2095 कैलोरी की आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन बताई है। यानी कि ये जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने बताया कि 2435 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होना चाहिए और शहरी क्षेत्र में 2095 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होना चाहिए। तो इसका सन्निकट मान कितना हो जाता है, 2400 कैलोरी हो जाता है और 2100 कैलोरी। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी होना चाहिए और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी होना चाहिए। अगर इससे कोई कम व्यक्ति उपभोग करता है तो फिर वह व्यक्ति गरीब होता है। और निर्धनता रेखा का आकलन 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो हो गया यूआरपी हो गया, यानी कि यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। और इसमें क्या है, यूआरपी में क्या है कि इसके अंतर्गत 30 दिनों में सभी वस्तुओं पर उपभोग व्यय का आंकड़ा संग्रह करके गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। यानी कि 30 दिनों के भीतर हम लोग उपभोग करने के लिए जितने वस्तुओं पर व्यय करते हैं उन सभी का आंकड़ा संग्रह करके डिसाइड किया जाता है कि गरीब है या नहीं है। दूसरा है एमआरपी, यानी कि मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। इसमें क्या है कि 365 दिन में 5 गैर खाद्य वस्तु जैसे कि कपड़ा हो गया, जूता हो गया, शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया और कोई टिकाऊ सामान, तो इन सभी पर उपभोक्ता व्यय के आधार पर निर्धनता का अनुमान लगाया जाता है। तो यूआरपी में 30 दिन के अंदर यानी कि 1 महीने के अंतर्गत आप कितने वस्तु पर उपभोग कर रहे हैं और उपभोग करने के लिए कितना व्यय कर रहे हैं, उससे संबंधित डाटा के आधार पर तय किया जाएगा कि आप गरीब हैं या फिर नहीं है। मिक्स्ड रिकॉल पीरियड में क्या है कि इसमें 1 साल के अंतर्गत 5 गैर खाद्य वस्तु जैसे कि कपड़ा, जूता, शिक्षा, स्वास्थ्य और एक कोई टिकाऊ सामान पर आप कितना उपभोग के लिए व्यय कर रहे हैं, उससे संबंधित आंकड़ा के आधार पर तय किया जाएगा कि आप गरीब हैं या फिर नहीं है। तो इसी के साथ हम लोग का जो पहला क्वेश्चन था, गरीबी से क्या अभिप्राय है, गरीबी के कारण, प्रकार और उसके
मापने की विधि का उल्लेख करें, ये खत्म होता है और काफ़ी लेंथी आंसर भी हो गया, काफ़ी ज़्यादा इसमें वर्ड भी आ गया। अब ऐसा ही क्वेश्चन आएगा बेरोजगारी के लिए। तो बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है, बेरोजगारी के कारण क्या है, प्रकार क्या है और उस बेरोजगारी को मापने की विधि क्या है। तो इसको देखते हैं। बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्मुख एक गंभीर चुनौती है। देश के लिए बेरोजगारी मानव संसाधन की हानि है। रोजगार में अनुपातिक वृद्धि के बिना होने वाली आर्थिक समृद्धि सामाजिक न्याय रहित है तथा विकास से वंचित समृद्धि होती है। इस कारण यह निरर्थक होती है। यानी कि बता दिया गया कि बेरोजगारी काफ़ी गंभीर चुनौती है किसी भी देश के लिए यहाँ पे। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। तो एक व्यक्ति को बेरोजगार तब माना जाता है जब वह प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए तैयार तथा इच्छुक है किंतु उसे काम नहीं मिलता। यानी कि सिंपल सा कंडीशन इतना ख़राब है कि आप काम करना चाहते हैं, चाहे मजदूरी दर कितना भी कम क्यों ना हो, फिर भी आप काम करना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको काम नहीं मिल रहा है, तो वह स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। दूसरे शब्दों में, जब समाज में प्रचलित पारिश्रमिक पर भी काम करने के इच्छुक एवं सक्षम व्यक्तियों को कोई कार्य नहीं मिलता है, तब इस व्यक्ति को बेरोजगार तथा ऐसी समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहा जाता है। यानी कि वही वाला कि जो भी प्रचलित पारिश्रमिक है, यानी कि जो भी वहाँ पे प्रचलित रेट है एक दिन का काम करने का, उस रेट पर भी कोई व्यक्ति अगर कार्य करने के लिए रेडी है, सक्षम भी है, लेकिन उसके बावजूद उसको कार्य नहीं मिलता है, तो वह व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है और यही स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। सामान्य रूप से 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सक्रिय अर्थात कार्यशील माना जाता है। अतः अगर इस आयु वर्ग के व्यक्ति लाभदायक रूप से नियोजित नहीं है तो इन्हें बेरोजगार माना जाता है। यानी कि भारत में मुख्य रूप से 15 से 59 वर्ष के आयु के व्यक्ति को ही सक्रिय माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये व्यक्ति कार्य करने में सक्षम है, कार्य करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कार्य नहीं मिलता है, तो फिर वे लोग बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं। आगे है, भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि नासो NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा जारी किए जाते हैं। यानी कि गरीबी से संबंधित आंकड़े भी मुख्य रूप से NSSO द्वारा जारी किया जाता है और बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े भी NSSO द्वारा ही जारी किया जाता है। भारत में बेरोजगारी के संबंध में क्षेत्रीय असंतुलन भी देखने को मिलता है। देश के कुछ क्षेत्र में रोजगार के अवसर अधिक जबकि कुछ क्षेत्र में कम उपलब्ध है। इससे बड़े पैमाने पर अंतर्राज्यीय श्रमिक प्रवसन होता है। यानी कि कुल मिला के ऐसा नहीं कि हर जगह पर बेरोजगारी का स्तर सेम देखने को मिलता है। जैसे कि अगर धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद में कोयला बहुत ज़्यादा निकलता है, तो यहाँ के व्यक्ति सामान्यतः कुछ नहीं तो कोयला बेचकर कमा लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि अन्य जिला में ऐसा नहीं होता होगा। तो धनबाद में बेरोजगारी का स्तर कुछ अलग है और बाकी जिला में बेरोजगारी का स्तर कुछ अलग रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में जिन जिलों में रोजगार के अवसर नहीं है तो वे कहीं ना कहीं वैसे जिले में आना चाहेंगे जहाँ पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। अब भारत में बेरोजगारी का वर्गीकरण या फिर प्रकार। तो भारत में बेरोजगारी के मुख्यतः दो प्रकार देखे जाते हैं। एक तो शहरी बेरोजगारी जिसमें औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी आ जाते हैं, और एक ग्रामीण बेरोजगारी जिसमें मुख्य रूप से अदृश्य बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलता है। तो शहरी बेरोजगारी यानी कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। तो शहरी क्षेत्र में मुख्य रूप से दो प्रकार की बेरोजगारी, एक तो औद्योगिक बेरोजगारी और दूसरा शिक्षित बेरोजगारी। तो औद्योगिक बेरोजगारी में क्या होगा, तो औद्योगिक बेरोजगारी में वे लोग शामिल होते हैं जो लोग तकनीकी एवं गैर तकनीकी रूप से कार्य करने की क्षमता तो रखते हैं परंतु बेरोजगार हैं। यानी कि उद्योग में जो भी टेक्नोलॉजी है उनको वे उपयोग करना जानते हैं या फिर अन्य प्रकार के जो कार्य उनको भी कार्य करना जानते हैं, इसके बावजूद भी बेरोजगार हैं, उनको कोई कार्य नहीं मिल रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है। योजना अवधि में आर्थिक दृष्टि से सक्रिय जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धि हुई, जबकि आर्थिक विकास की दर उपयुक्त मात्रा में रोजगार के अवसर पैदा कर पाने में असमर्थ रही। यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी का एक प्रमुख समस्या भी क्या हो गया, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। और योजना अवधि के समय यानी कि जब पंचवर्षीय योजना चल रहा था तो उस समय जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर उतने तेज़ी से उत्पन्न नहीं हो पाए। परिणाम क्या हो गया कि बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं मिला और रोजगार की तलाश में बड़ी मात्रा में ग्रामीणों का शहरी क्षेत्र की ओर प्रवासन होता रहा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में वैसे ही काम नहीं है। शहरी क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग हैं तो लोगों को लगता है कि वहाँ पे भी रोजगार मिलेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में वे लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र को जाना शुरू कर दिया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप भी सभी लोगों को रोजगार नहीं मिला। इसके कारण शहरों में औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की पूर्ति बढ़ती जाती है और देश में औद्योगिक बेरोजगारी में वृद्धि के कारण धीमा औद्योगिकीकरण प्रक्रिया तथा अनुपयुक्त तकनीकी का प्रयोग है। तो चूँकि ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरी क्षेत्र की ओर आ रहे हैं उद्योगों में काम करने के लिए, लेकिन उद्योगों में वैसे कोई डिमांड ही नहीं है, उद्योगों में नए तकनीक का प्रयोग नहीं हो रहा है, उद्योग में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया काफ़ी धीमी है। परिणाम क्या होता है कि ये सभी लोग बेरोजगार ही रह जाते हैं।
तो यही है औद्योगिक बेरोजगारी। अब है शिक्षित बेरोजगारी। तो पढ़े लिखे लोगों द्वारा रोजगार ना प्राप्त कर पाना शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। अर्थात ऐसे श्रमिक जिनके शिक्षण प्रशिक्षण में बड़ी मात्रा में संसाधन उपयोग किए जाते हैं तथा इन श्रमिकों की कार्य दक्षता भी अन्य श्रमिकों से अधिक होती है, और ऐसे रोजगार विहीन श्रमिकों को शिक्षित बेरोजगार कहते हैं। यानी कि उनकी जो भी एजुकेशन हुई है उस एजुकेशन के अकॉर्डिंग उनको रोजगार नहीं मिल पाता है, तो फिर वह व्यक्ति शिक्षित बेरोजगार कहलाता है। अब भारत में शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी की समस्या काफ़ी गंभीर है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जैसे देश में शिक्षण संस्थाओं जैसे कि विश्वविद्यालय, कॉलेजों, स्कूलों आदि की संख्या में वृद्धि होने के कारण शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि होना, यानी कि दिन ब दिन प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से खास करके बहुत सारे कॉलेज, विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, जिसकी वजह से लगभग सभी लोग शिक्षित हो जा रहे हैं, परंतु रोजगार के साधन उतने अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पा रहे। परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, ये शिक्षित बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। भारत में शिक्षा प्रणाली रोजगार प्रेरक नहीं है बल्कि उपाधि प्रेरक है। अर्थात भारत में शिक्षा व्यवस्था दोषपूर्ण है, यानी कि भारत में की शिक्षा में स्किल नहीं सिखाया जाता। परिणाम क्या होता है कि यह स्वरोजगार के क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर पाते हैं और स्वतः बेरोजगार रह जाते हैं। भारत में रोजगार के अवसरों में उतनी वृद्धि नहीं हुई है जितनी शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। अर्थात शिक्षित लोगों की मांग व पूर्ति में असंतुलन पाया जाता है। तो ये सारे कुछ वजह है जिसकी वजह से भारत में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या देखने को मिलती है। अब है ग्रामीण बेरोजगारी, जिसमें दो प्रकार की बेरोजगारी है, एक अदृश्य बेरोजगारी और दूसरा मौसमी बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है, जिसमें सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ये ध्यान रखना, सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। अदृश्य बेरोजगारी में होता क्या है, मुख्य रूप से एक खेत है, इस खेत में कार्य करने के लिए मान लेते हैं कि 5 व्यक्ति की आवश्यकता है, लेकिन इस खेत में 7 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। तो अगर इन 7 में से 2 व्यक्तियों को हम हटा भी देंगे तो भी इस खेत में जितना उत्पादन होना चाहिए था उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। यानी कि अगर ये 5 व्यक्ति अकेले खेती करते तो 50 kg चावल का खेती करते, और अगर ये 7 व्यक्ति खेती करते तो भी इस खेत में 50 kg ही चावल का खेती होगा। तो कायदे से 5 ही व्यक्ति खेती करना चाहिए था, लेकिन कायदे से 7 व्यक्ति खेती कर रहा है, यानी कि 2 व्यक्ति जो फालतू का कार्य कर रहे हैं। यानी कि बाहर से हम लोग को लग रहा है कि वो 2 व्यक्ति को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन वह व्यक्ति सच ये है कि वह व्यक्ति बेरोजगारी का सामना कर रहा है, क्योंकि इनका सीमांत उत्पादकता 50 kg ही रह रहा। सीमांत उत्पादकता जो है ये 2 व्यक्ति का शून्य ही है, क्योंकि 2 व्यक्ति को हटा देने से भी 50 kg का उत्पादन बढ़कर 55 kg या फिर घटता नहीं है। तो यही स्थिति कहलाती है अदृश्य बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिक की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक कार्य पर लगे हुए होते हैं। अदृश्य बेरोजगारी उससे कहा जाता है, यानी कि हमको दिखता है कि व्यक्ति कार्य कर रहा है लेकिन कायदे से वो कार्य नहीं कर रहा होता, जिसमें लोग देखने में तो काम में लगे होते हैं, परंतु यदि उन्हें उत्पादन क्रिया से अलग कर दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा उत्पादन पूर्वतः ही बना रहेगा, यानी कि जो 50 kg उत्पादन था उतना ही रहेगा। अर्थात यहाँ पर सीमांत उत्पादन शून्य होता है, ये ध्यान रखना। और इस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिकों या फिर व्यक्तियों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसा मुख्य रूप से अदृश्य बेरोजगारी की समस्या मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। अब है मौसमी बेरोजगारी। तो एक वर्ष में किसी मौसम या कुछ महीने के लिए किसी व्यक्ति को रोजगार मिलना तथा शेष महीने या मौसम में कार्य नहीं मिलना मौसमी बेरोजगारी कहलाता है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, जब धान की रोपाई होती है तो उस समय काफ़ी अधिक मात्रा में लोगों को रोजगार मिलता है। फिर धान की रोपाई होने के बाद फिर से उन लोगों को कोई कार्य नहीं मिलता। फिर जब धान का कटाई शुरू होता है तो फिर से लोगों को रोजगार मिलता है, और कटाई के बाद फिर से लोग बेरोजगार हो जाते हैं। यानी कि पर्टिकुलर एक मौसम में कुछ महीने में लोगों को रोजगार मिलता है, बाकी महीने उनके पास कोई भी कार्य नहीं रहता है। तो यही स्थिति मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। भारत की लगभग 48% जनसंख्या कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र में कार्यरत है। कृषि एक मौसमी व्यवसाय है, अर्थात कृषि में मौसम के अनुसार फसलें बोई जाती है, और खाली मौसम में अक्सर कृषि में कार्यरत किसान बेरोजगार रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अतिरिक्त और भी कई मौसमी कार्य होते हैं, जैसे कि ईंटों के भट्टे, गन्ना पेराई इत्यादि के क्षेत्र में कार्य है जिनमें मौसमी बेरोजगारी की समस्या पाई जाती है। यानी कि मौसमी बेरोजगारी सिंपल से क्या हो गया कि पर्टिकुलर एक मौसम में लोगों को कार्य मिलता है और बाकी समय में लोगों को कार्य नहीं मिलता है। अब बेरोजगारी के अन्य प्रकार भी होते हैं, जैसे कि खुली बेरोजगारी। तो खुली बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें श्रमिक काम करने के लिए तैयार होता है तथा उसे काम करने की आवश्यक योग्यता भी होती है, परंतु उसे काम नहीं मिलता और वह पूरे समय के लिए बेकार रहता है। यानी कि व्यक्ति कार्य करने के लिए इच्छुक है, उसके पास योग्यता भी है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको कार्य नहीं मिलता है और वह पूरे समय बेकार ही पड़ा रहता है। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति खुली बेरोजगारी का सामना कर रहा होता है। अब दूसरा है संरचनात्मक बेरोजगारी। तो संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है।
संरचनात्मक बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में औद्योगिक ढांचे के पिछड़ेपन, सीमित पूंजी, पुरानी उत्पादन तकनीकी इत्यादि के कारण होती है और यह एक दीर्घकालिक समस्या है। संरचनात्मक परिवर्तन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। तो संरचनात्मक बेरोजगारी क्या हो जाएगा? संरचना में परिवर्तन होने के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होगी। जैसे कि बहुत सारे उद्योगों में पुराने मशीन अभी भी चल रहे हैं और बहुत सारे उद्योग में नए मशीन आ गए हैं। तो जो वहाँ के जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं आता होगा। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के पास कोई भी कार्य नहीं रह जाता, तो वह व्यक्ति संरचनात्मक बेरोजगारी से ग्रसित है। अब है क्या? प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन तकनीकी में परिवर्तन के फलस्वरूप पुरानी तकनीक कारीगरों की आवश्यकता नहीं रहती है और वे बेरोजगार हो जाते हैं। वही बात है, मांग के प्रतिदिन में परिवर्तन के फलस्वरूप कुछ उद्योग बंद हो जाते हैं और श्रमिकों को उद्योग से बाहर कर दिया जाता है। यानी कि 2 चीज़ कि उद्योग में नए तकनीक आ गए और उन तकनीकों का उपयोग पुराने कार्य जो कर रहे लोग हैं उनको नहीं पता होता है। तो ऐसी स्थिति में वे लोग कोई कार्य के नहीं रह जाते हैं, तो वे कहीं ना कहीं संरचनात्मक बेरोजगारी से की समस्या का सामना कर रहे हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे उद्योग होते हैं जो कि बंद हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन उद्योगों में कार्य करने वाले लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो फिर वह संरचनात्मक बेरोजगारी की स्थिति में आ जाते हैं। अब है अल्प रोजगार। तो जब एक श्रमिक को जितना समय काम करना चाहिए उससे कम समय के लिए काम मिलता है अथवा इसे वर्ष के कुछ महीने या फिर समय के लिए बेकार रहना पड़ता है, या श्रमिक को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है, तो इस अवस्था को अल्प रोजगार की अवस्था कहा जाता है। तो अल्प रोजगार यानी कि अल्प मतलब या कम, तो कम समय के लिए उनको काम मिलेगा, चाहे वो कुछ महीने के लिए हो या फिर वो कुछ घंटों के लिए हो, तो फिर ऐसी स्थिति को अल्प बेरोजगार कहा जाता है। अब इसमें भी 2 प्रकार है, एक दृश्य अल्प रोजगार और एक दूसरा अदृश्य अल्प रोजगार। तो इस अवस्था में लोगों को काम करने में सामान्यतः घंटों से कम काम मिलता है। जैसे भारत में एक व्यक्ति का सामान्यतः 8 घंटे काम करता है। यदि उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध केवल 4 घंटे काम करना पड़े तो इस अवस्था को दृश्य अल्प रोजगार कहा जाता है। यानी कि कायदे से 8 घंटा कार्य करना होता है भारत में, लेकिन अगर 4 घंटे ही कार्य करना पड़ रहा है उनको, तो यह स्थिति दृश्य अल्प रोजगार की स्थिति मानी जाएगी। अदृश्य अल्प रोजगार क्या हो जाएगा? तो इस अवस्था में लोग काम तो पूरा समय करते हैं परंतु उनकी आय बहुत कम होती है अथवा उन्हें ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनमें उनकी योग्यता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। यानी कि 8 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी इनका आय जो है काफ़ी कम है, या फिर इस व्यक्ति का जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार इसको काम नहीं मिल पा रहा, तो यही स्थिति अदृश्य अल्प रोजगार की स्थिति कहलाएगी। अदृश्य अल्प रोजगार वह स्थिति है जिसमें श्रमिक या फिर व्यक्ति को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर का कार्य मिलता है। जैसे एक MA पास व्यक्ति को चपरासी का काम करना पड़े तो वह अदृश्य अल्प रोजगार कहलाएगा। यानी कि उनकी जो काबिलियत है उस काबिलियत के अनुसार उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो फिर वह स्थिति भी अदृश्य अल्प रोजगार कहलाएगा। या फिर पूरे घंटा काम करने के बावजूद, पूरे 8 घंटा काम करने के बावजूद उनका सैलरी बहुत कम है, तो वह स्थिति भी अदृश्य अल्प रोजगार कहलाएगा। अब है घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो यह बेरोजगारी उस समय विशेष के दौरान उत्पन्न होती है जब श्रमिक एवं उत्पादन प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया की ओर चले जाते हैं, अर्थात विभिन्न व्यवसायों में श्रमिकों की गतिशीलता में अपूर्णता के कारण यह बेरोजगारी उत्पन्न होती है। यानी कि इसमें क्या होता है, घर्षणात्मक बेरोजगारी में क्या होता है कि मुख्य रूप से जो श्रमिक होते हैं वे एक उत्पादन प्रक्रिया से दूसरे उत्पादन प्रक्रिया की ओर चले जाते हैं। यानी कि एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय की ओर वे चले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनको कुछ समय तक बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। तो वही स्थिति घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। एक व्यक्ति एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाने के लिए इच्छुक होता है, परंतु नए व्यवसाय कार्यों के लिए उसे आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। इस प्रकार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान वह श्रमिक या फिर व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाता है। यानी कि एक कार्य को छोड़कर दूसरा कार्य में जा रहा है, तो दूसरा कार्य को करने के लिए उसको ट्रेनिंग चाहिए, तो ट्रेनिंग पीरियड में वे कुछ समय तक उनको कार्य नहीं मिलता है, तो फिर वही व्यक्ति घर्षणात्मक बेरोजगारी की स्थिति में आ जाता है, और इसी को हम लोग संघर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अर्थव्यवस्था के आर्थिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन एवं उत्पादन प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन एवं प्रौद्योगिकी परिवर्तन के कारण घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है, और इस प्रकार यह बेरोजगारी विकास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। फिर चक्रीय बेरोजगारी। तो यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होता है। आर्थिक तेजी के दौरान आर्थिक गतिविधियों का स्तर ऊंचा होता है, यानी कि आर्थिक वृद्धि आपका काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, और इसके फलस्वरूप रोजगार की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब आर्थिक मंदी हो जाती है जिसमें कुल मांग बहुत अधिक मात्रा में गिर जाता है, तो मंदी की स्थिति में मांग गिर जाएगा, मांग गिरेगा तो उत्पादन गिरेगा और रोजगार में भी कटौती की जाएगी।
चक्रीय बेरोजगारी मुख्यतः व्यापार चक्र से संबंधित होता है और यह बेरोजगारी सामान्यतः अस्थायी प्रकृति की होती है, यानी कि जब तक मंदी है तब तक लोग यहाँ पर मुख्य रूप से बेरोजगार देखने को मिलेंगे। आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप यह बेरोजगारी समाप्त हो जाती है। तो यही सारा चीज़ है जो कि बेरोजगारी के प्रकार में आते हैं। तो लगभग जितने भी बेरोजगारी के प्रकार थे उन सभी को हम लोग देख चुके हैं। अब आता है बेरोजगारी की अवधारणा क्या है। तो एक है सामान्य स्थिति बेरोजगारी, फिर साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, फिर दैनिक स्थिति बेरोजगारी। तो देखते हैं क्या है इसमें। तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी, तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी एक व्यक्ति दर है एवं यह दीर्घकालीन बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शित करती है। इसके अंतर्गत लोगों को सामान्य गतिविधियों के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। इसमें यह जानने का प्रयास किया जाता है कि सर्वेक्षण में शामिल व्यक्तियों में से कितने रोजगार में हैं और कितने बेरोजगार हैं अथवा श्रम शक्ति से बाहर हैं। इसमें सामान्यतः सर्वेक्षण से पहले के एक वर्ष के आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जब सर्वेक्षण हो रहा है उससे एक साल पहले के आंकड़ों को कलेक्ट किया जाता है। इसके अंतर्गत यदि व्यक्ति 365 दिन में से 183 दिन या इससे अधिक दिन रोजगार मिलता है तो उसको श्रम बल माना जाएगा, और यदि वह 183 दिन से कम रोजगार उसको मिलता है तो उसे श्रम बल से बाहर माना जाता है। इस प्रकार प्रदर्शित बेरोजगारी जीर्ण अथवा दीर्घकालीन बेरोजगारी को प्रदर्शित करता है। यानी कि सामान्य स्थिति बेरोजगारी में जब इसका सर्वेक्षण होता है तो सर्वेक्षण के लिए एक साल के पहले के डाटा को कलेक्ट किया जाता है और उस डाटा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 365 दिन में 183 दिन से अधिक अगर रोजगार उसको मिला है तो ऐसी स्थिति में उसको श्रम बल की श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति को 183 दिन से कम रोजगार मिला है तो उसको श्रम बल से बाहर कर दिया जाएगा। फिर साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, तो साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी भी एक व्यक्ति दर है जो पिछले 7 दिनों यानी कि सप्ताह में किसी व्यक्ति की सामान्य गतिविधियों को प्रदर्शित करती है। इसके अंतर्गत यह व्यक्ति इन 7 दिनों में 1 घंटा भी कार्य प्राप्त करने में समर्थ रहता है तो उसे रोजगार मान लिया जाता है। यानी कि 7 दिन में अगर 1 घंटा भी अगर उस व्यक्ति को कार्य मिला है तो उस व्यक्ति को रोजगार माना जाता है। फिर दैनिक स्थिति बेरोजगारी, तो दैनिक स्थिति बेरोजगारी प्रति सप्ताह बेरोजगारी के श्रम दिनों प्रति सप्ताह कुल श्रम दिनों से अनुपात है और यह एक सामान्य दर है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को पिछले 7 दिनों में से प्रतिदिन की गतिविधि एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी में सप्ताह में अगर 1 घंटा भी अगर उसको काम मिला तो फिर उसको श्रम बल में शामिल किया गया, रोजगार में शामिल किया गया। दैनिक स्थिति बेरोजगारी में उसको प्रतिदिन के कार्य को देखा जाता है कि प्रति 7 दिन में प्रतिदिन की गतिविधि और उसके कार्य का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी दिन 1 घंटे से अधिक एवं 4 घंटे से कम काम करता है तो उसे आधे दिन कार्यरत माना जाएगा, और अगर 4 घंटा से अधिक काम करने पर वह व्यक्ति पूरे दिन कार्यरत माना जाएगा। दैनिक स्थिति बेरोजगारी बेरोजगारी की सर्वोत्तम माप प्रस्तुत करती है। यानी कि अगर 4 घंटे से कम काम किया तो उसको आधा दिन का कार्यरत माना जाएगा, और अगर 4 घंटे से ज़्यादा काम किया तो उसको पूरे दिन का कार्यरत माना जाएगा। फिर सामान्य सैद्धांतिक एवं सहायक स्थिति दृष्टिकोण, तो यह दृष्टिकोण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पिछले 12 महीनों में 30 दिन या उससे अधिक दिनों के लिए आर्थिक गतिविधियों में नियोजित अथवा रोजगाररत है तो उसे रोजगार माना जाता है। यानी कि पूरे साल भर में अगर 30 दिन या फिर उससे अधिक दिन के लिए आर्थिक गतिविधि यानी कि पैसा कमाने से संबंधित कार्य में जुड़ा हुआ है तो फिर उसको रोजगार माना जाएगा। तो ये सारा हो गया बेरोजगारी की अवधारणाएं। अब देखते हैं भारत में बेरोजगारी के क्या कारण हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि दर का निम्न होना, जनसंख्या में काफ़ी तेज़ी से बढ़ना, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, शिक्षा है डिग्री हो जाता है लेकिन स्किल नहीं होता लोगों के पास, बचत एवं निवेश का निम्न स्तर होना, भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव होना, लघु और कुटीर उद्योगों का दिन ब दिन ह्रास होना, कृषि आधारित उद्योगों का अभाव होना। कृषि एक मौसमी व्यवसाय बनकर रह गया है क्योंकि सरकार के द्वारा इसमें काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अभी तक सिंचाई साधन संपूर्ण कृषि क्षेत्र में नहीं हो पाया है। रोजगार विहीन समृद्धि, श्रमिकों की गतिशीलता का अभाव, नागरिकों में उद्यमशीलता का अभाव, नागरिकों में कौशल एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव, अपर्याप्त रोजगार योजनाएं, परंपरागत हस्तकला उद्योगों का ह्रास होना और स्वरोजगार की इच्छा का अभाव होना। तो ये सारे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से भारत में बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो जिस प्रकार से गरीबी था उसी प्रकार से बेरोजगारी है, और ये क्वेश्चन भी हम लोग का ख़त्म हो जाता है। अब है आखिरी क्वेश्चन हम लोग का कि भारत में गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन हेतु संचालित प्रमुख योजनाओं का वर्णन करें। तो गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है उनके बारे में हम लोग को यहाँ पे वर्णन करना है। तो भारत सरकार एवं राज्य सरकारें भारत में गरीबी उन्मूलन तथा बेरोजगारी को चुनौती के समाधान हेतु कई योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं के कुछ अपेक्षित परिणाम भी सामने आए हैं तो कई योजनाएं विफल भी रही है, और वर्तमान में अभी जो भी चर्चित योजनाएं हैं जैसे कि
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो इस योजना की शुरुआत केंद्र बजट 2019-20 में किया गया था और इसके प्रावधान क्या है, तो 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि के स्वामी कृषकों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि वैसे व्यक्ति जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि है तो उनको प्रति साल 6,000 रुपया सहायता राशि दिया जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। यह धनराशि सीधे लाभार्थी कृषक के खाते में जमा की जाएगी, यानी कि डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से इनके अकाउंट में भेज दिया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी करप्शन नहीं होगा। धनराशि 2,000 के 3 किस्तों में खाते में जमा की जाएगी, यानी कि 3 बार इनको 2,000 करके दिया जाएगा। यही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। फिर है प्रधानमंत्री युवा योजना। तो यह योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। इसके अंतर्गत मंत्रालय 5 वर्षों 2016-17 से 2020-21 की अवधि में लगभग 409.94 करोड़ की परियोजना लागत से 3,050 संस्थाओं के माध्यम से 7 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को उद्यमशीलता प्रशिक्षण, जो कि हमने पीछे देखे थे कि युवाओं में उद्यमशीलता की कमी है, परिणामस्वरूप उनमें रोजगार के क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो पाते, तो उद्यमशीलता प्रशिक्षण और शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। फिर मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से उच्च शिक्षा के 200 संस्थान, 300 स्कूल, 500 ITIs और 50 उद्यमिता विकास केंद्र प्रधानमंत्री युवा योजना के अधीन शामिल है। यह योजना सूचना और संरक्षक नेटवर्क, क्रेडिट इंक्यूबेटर और एक्सीलेटर तक आसान पहुंच और युवाओं के लिए एक मार्ग का सृजन करने में सहायता प्रदान करेगी। और प्रधानमंत्री युवा योजना में उद्यमशीलता शिक्षा सिखाने की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रक्रिया शामिल होगी। यानी कि प्रधानमंत्री युवा योजना का मुख्य केंद्र क्या है, युवाओं को स्किल सिखाना। इसके लिए बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे स्कूल और बहुत सारी संस्थाओं को खोला जा रहा है। अब है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो यह योजना ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री रोजगार योजना के विलय के पश्चात 15 अगस्त 2008 से प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख एवं सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख की क्रेडिट सीमा या ऋण सीमा है। यानी कि इसमें विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपया और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपया आप ऋण ले सकते हैं। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र के सामान्य एवं विशेष अभ्यर्थियों के लिए सब्सिडी क्रमशः 15% और 25% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र हेतु क्रमशः 25% व 35% है। यानी कि अगर शहरी क्षेत्र में आप विनिर्माण क्षेत्र ओपन कर रहे हो तो इसके लिए 15%, और अगर सेवा क्षेत्र है तो उसके लिए आपको 25% तक सब्सिडी दिया जाएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में अगर है तो 25% और 35% सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। फिर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका प्रबंधन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि MSME मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। और इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्र में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एवं शहरी क्षेत्र में जिला उद्योग केंद्रों द्वारा होता है। फिर आगे है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ये क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा, सितंबर 2005 को पारित हुआ था। ये याद रखना, नरेगा 2005 में हुआ था तथा 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा आंध्र प्रदेश के बंदापाली से की गई। तो नरेगा 2005 को शुरू किया गया था और कहाँ से, आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। फिर 12 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कर दिया गया, यानी कि मनरेगा हो गया। शुरू में यह योजना 200 जिले में लागू की गई थी, पर इस समय यह देश के सभी जिलों में लागू है। इस योजना के अंतर्गत हर ग्रामीण परिवार के समक्ष एक और इच्छुक व्यक्ति को साल में न्यूनतम 100 दिनों का काम दिया जाता है और काम के बदले अनाज कार्यक्रम को अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में समाहित कर दिया गया। यानी कि नरेगा जो था ये मुख्य रूप से 2005 में शुरू किया गया था, जो कि रोजगार का गारंटी देता है, और ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। बाद में 2009 में इसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कर दिया गया। इसमें क्या है कि जो भी व्यक्ति कार्य करने के लिए इच्छुक है उनको न्यूनतम 100 दिनों का कार्य दिया जाएगा, और अगर 100 दिन का कार्य नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में उनका जो भी राशि बनेगा वो सरकार के द्वारा पे किया जाएगा। फिर है 5वां स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। तो पूर्व में चल रही 6 योजनाओं को विलय करके 1 अप्रैल 1999 में आरंभ की गई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि जिस ग्रामीण गरीब की सहायता दी जाए वह 3 वर्षों में गरीबी रेखा के ऊपर आ जाए। यानी कि स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत जिस व्यक्ति को प्रोत्साहन दिया जाएगा वह व्यक्ति कम से कम 3 वर्ष के अंदर गरीबी रेखा से ऊपर आ जाए। यह योजना एक ऋण एवं सब्सिडी योजना थी। इस योजना का वर्ष 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित किया गया। तो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना
को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया। फिर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 2017 के बीच में था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को प्रतिस्थापित करते हुए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आरंभ किया। और यह योजना शहरी गरीबों से संबंधित प्राथमिक उद्देश्यों तथा कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता विकास तथा शहरी गरीबों को मजदूरी, रोजगार एवं स्वरोजगार अवसर उपलब्ध कराने में सहायता कर रहा है। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो इसकी शुरुआत 3 जून 2011 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 2024-25 तक सभी ग्रामीण परिवारों को संगठित करना था और उन्हें लगातार संपोषित करना और सहायता देना था जब तक कि वह दयनीय गरीबी से उबर नहीं जाते हैं। और इस मिशन के तहत ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। फिर आगे है वन बंधु कल्याण योजना। तो केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्रालय ने 28 अक्टूबर 2014 को वन बंधु कल्याण योजना की शुरुआत किया था। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करना था और इस योजना को आदिवासी बहुल राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरंभ किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड को कल्याणकारी योजना के तहत रुपया 10 करोड़ प्रदान किए जाने हैं और जिसके माध्यम से आधारभूत संरचनाओं तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण उन क्षेत्रों में किया जाना है जहाँ 33% से अधिक लोग अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। यानी कुल मिला के वन बंधु कल्याण योजना अनुसूचित जनजाति के लिए है जो कि 2014 में शुरू किया गया था और ये योजना उन जगहों पर लागू होगा जहाँ पर 33% से अधिक आबादी अनुसूचित जनजाति की है। फिर है मेक इन इंडिया अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की और इस अभियान का उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना तथा नवाचार को प्रोत्साहित करना है। इसमें स्किल डेवलपमेंट के साथ विनिर्माण को भी नई ऊंचाई प्रदान किया जाएगा। और आखिरी हम लोग का दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, तो यह केंद्र सरकार के द्वारा 25 सितंबर 2014 को शहरी तथा ग्रामीण गरीबों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना आरंभ की गई। इस योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए पृथक कार्यक्रमों का समन्वय है। शहरी क्षेत्र के लिए आरंभ इस योजना में स्वरोजगार तथा कौशल विकास को केंद्र में रखा गया, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को इसमें जोड़ा गया। तो ये जितने भी योजना थी जिससे कि गरीबी और बेरोजगारी को ख़त्म किया जा सकता है वो सभी इंपॉर्टेंट योजना को यहाँ पे दे दिया गया। इन योजनाओं का पढ़िए और समझने का कोशिश करिए। और अब आगे है मानव गरीबी सूचकांक एक चीज़ और दूसरा है बहुआयामी भारतीय गरीबी सूचकांक। तो इन दोनों टॉपिक को आप लोग एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा और क्लास के PDF के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 6206193277। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।